हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री साहब, पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। और सोमपाल जी को जोड़ने का हमारा मकसद ये, क्योंकि इन्होंने MS स्वामीनाथन साहब के साथ बहुत ही नज़दीकी से काम किया है, इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। और चौधरी चरण सिंह से भी आपका बहुत ही नज़दीकी राजनीतिक रिश्ता रहा है। उनके बेटे के खिलाफ आप चुनाव जीते भी, हारे भी हैं, वो तमाम कहानियाँ अपनी जगह हैं। लेकिन सोमपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। जनाब, मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताएं कि जो MS स्वामीनाथन साहब का जो योगदान है भारतीय कृषि क्षेत्र में, वो कितना बड़ा योगदान है, आपका अपना अनुभव। मैं क्योंकि स्वयं कृषक रहा हूं और आज भी अपनी खेती देखता भालता हूं 82 वर्ष की उम्र में, तो मेरा सबसे पहला संपर्क डॉक्टर स्वामीनाथन से 1960 के आसपास हुआ था। और वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने। और आपको स्मरण होगा, आपने अभी अपने संक्षिप्त सी टिप्पणी में यह बात कही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे दो विभीषिकाओं का सामना करना पड़ा था। जो विभाजन की विभीषिका थी, इतनी बड़ी जनसंख्या का इधर से उधर आना जाना शायद विश्व में कहीं नहीं हुआ। उतनी ही विकराल समस्या खाद्यान्न की थी। और हमें विवश होकर अमेरिका के सहारे रहना पड़ता था। अमेरिका का जो पब्लिक लॉ 480 है, PL 480 लॉ, उसके तहत 1951 से 1966 तक 15 वर्ष तक जब हमारे यहाँ आयातित गेहूं के जहाज बंदरगाह पर लगते थे, तब सरकार को और प्रशासकों की सांस में सांस आती थी कि अब हम अपने करोड़ों लोगों का उदर भर सकेंगे। 1965 का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद अमेरिका ने वह सहायता रोक दी। बड़ी भारी समस्या हुई थी। और आपने स्वयं कहा कि 65-66 और 66-67 2 वर्ष बड़े भारी सूखे के थे, तो समस्या और गंभीर हो गई थी। उस समय डॉक्टर C सुब्रमण्यम भारत के कृषि मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे, दोनों उन्हीं के पास थे विभाग। जब वो विदेश गए, वापस आए, तो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दृश्य याद है। जब उन्हें पत्रकारों ने पूछा कैसा अनुभव रहा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहा था, ईश्वर पुनः इस प्रकार की का अवसर उत्पन्न नहीं करे कि मुझे बाहर जाकर खाद्यान्न के लिए भीख मांगनी पड़े कटोरा लेकर। उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने मैक्सिको में जो सिमिट नाम की संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, वहां से गेहूं के कुछ बीज और जापानी का जो राइस है, चावल, उसके अर्ध बोनी और बोनी किस्मों के बीज लाकर उनको भारत में प्रयोग के रूप में उगाया और फिर उसको सारे क्षेत्र में फैलाया। तो जो हम जब स्वतंत्र हुए, उस समय जो 51 मिलियन टन हमारा कुल उत्पादन होता था, आज हम 325 मिलियन टन के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका जैसे देश के टिप्पणीकारों ने ये कहा था कि भारत 1975 तक भूखमरी के कगार पर होगा। उनकी ये बात असत्य सिद्ध हुई है। और आज हम चावल का तो के सबसे बड़े निर्यातक हैं विश्व में, और खाद्यान्न में पूरे तो नहीं, लगभग आत्मनिर्भर हैं। केवल कुछ खाद्य तेलों और दालों का आयात करना पड़ता है, उससे ज़्यादा हम निर्यात कर देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर स्वामीनाथन की रही है। मैंने उन्हें देखा है स्वयं काम करते हुए, क्योंकि मैं उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, तो 13 साइंस जर्नल छापता था। अक्सर उनके कार्यालय में जाता था। इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत प्रतिबद्ध थे, बहुत कर्मठ थे। तो उनका चुना जाना, सरकार को मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत ही उचित व्यक्तित्व को। एक छोटी सी घटना और आपको बताना चाहूंगा जी कि जब वाजपेयी जी ने 2004 में एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, भारतीय कृषि आयोग का गठन किया था, तो उसका पहला अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया था 10 फरवरी 2004 को। परंतु उस समय जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार गई थी, वाजपेयी जी हट गए थे, उसके बाद मैंने त्यागपत्र दिया। तो मेरे बाद जब उसका पुनर्गठन किया गया आगामी सरकार द्वारा, श्री शरद पवार जी उस समय कृषि मंत्री थे, तो उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन को उसका अध्यक्ष बनाया था, जिसमें उन्होंने C2+
50% देकर उसका वाह! न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और सुनिश्चित करने की एक ऐतिहासिक संस्तुति की थी, हाँ। जिसका बहुत चर्चा होता रहा है। तो मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनकी इन सेवाओं को ये उसने आपने बहुत महत्वपूर्ण बात रिकॉग्नाइज़ कही किया। सर, और आपका मतलब आपका जुड़ना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप उन बातों को बता रहे हैं जो जी, शायद हमारे जो ऑडियंस हैं या बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा। जिस तरह से आपने जी, उनके बारे में बताया, C2 का जो आपने आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे जी, दर्शक हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि C2 फार्मूला क्या, ये MSP तय करने का एक फार्मूला था। C2 उसमें 3 फार्मूला पे बातचीत हुई थी, मेरे ख्याल से A2 प्लस FL C2 यही था सर, राइट? ये ऐसा है कि ये जो लागत आती है खेती हाँ, के ऊपर, हाँ, उसके 3 स्तर होते हैं। हाँ, एक लागत वो है जो बाहर से सामान हम खरीदते हैं, जैसे ठीक, बीज खरीदा, खाद हाँ, खरीदा, हाँ, डीज़ल खरीदा, उसकी बिजाई की जो और मज़दूरी दी, ये सब मिलाकर एक कॉस्ट आती है। उसके ऊपर फिर जो परिवार की मज़दूरी अगर जोड़ दी जाए और कुछ अन्य खर्चे जोड़ दिए जाएँ, तो उसको बी स्तर कहा A2FL, जाता है। A2FL, और जो राइट, मशीनरी है हाँ, और जो किसान ने ऋण लिया है, उसके ऊपर जो खर्च आता है, उसका जो डेप्रिसिएशन वगैरह है, उस सब को मिला लें तो वो जो एक जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं, समग्र लागत, वह C2 स्तर है। और उसके C2 ऊपर में 50% जोड़ने की बात इसलिए कही गई थी कि हाँ, लागत का औसतीकरण करना पड़ता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लागत के अलग-अलग स्तर हैं, और उसमें मतलब इसलिए C2 एक C2 अलग-अलग फार्मूला जगह। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और C2 जी। फार्मूला मतलब देने का मकसद ये था कि किसानों की जो आमदनी है वो बढ़े, और किसानों की जो लागत है उसके मुकाबले 50% ज़्यादा मिले। और C2 फार्मूला में ज़मीन का रेंटल वैल्यू भी शामिल था, राइट सर? जी हाँ। हाँ, तो मतलब जो जिस जी, ज़मीन पे किसान खेती कर रहा है, उस ज़मीन का जी, भी रेंटल, अगर मान लीजिए खेती कोई नहीं करता है, तो उसका अगर उसको लीज़ पे देता है, तो उसका कुछ जी। उसको पैसा मिलता है, तो वो भी उसमें तो शामिल वो किया गया C1 था। C1 के बाद उस ज़मीन का जो कंपनसेशन है, मुआवज़ा है, जैसे कि आप फैक्ट्री में या दुकान का जो खर्च लगाते हैं, भवन का, भूमि का, हुँ, तो उसी प्रकार भूमि को पूँजी मानकर उसका जो मुआवज़ा है, वह भी तो किसान को मिलना चाहिए और ठीक उसको बात है, अपनी मज़दूरी का भी मुआवज़ा मिलना चाहिए। ठीक तो बात है। जब उसको जोड़ा जाता है, तो C1 के बाद उसे जोड़कर वो C2 कॉस्ट C2 बैठती है। होता आपने है। बिल्कुल सही फरमाया। राइट। एक सवाल सर जी, आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री के तौर पर जब जी, आप कृषि मंत्री थे, और जी, स्वामीनाथन साहब भी उस वक़्त एक्टिव थे, मैं खुद उनसे मिला हूँ। दिल्ली में जी, 1-2 बार मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इंटरव्यू करने का जी, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस जी। दौर को आप किस तरह से याद कर रहे हैं? किस तरह से एक्टिव थे? किस तरह का उनका वर्किंग स्टाइल था? नहीं, मैंने आपसे कहा कि वो इतने प्रसिद्ध विद्वान और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के बावजूद बहुत सरल स्वभाव के थे। मैंने अभी कहा कि मैं उनके कुछ रिसर्च जर्नल्स, कुछ पत्रिकाएँ अनुसंधान की मैं छापा करता था, एंटोमोलॉजी की, एग्रोनॉमी की, जेनेटिक्स की और वेजिटेबल साइंस की, पोमोलॉजी की। तो मैं उनसे प्रायः मिलता था। तो वहाँ उनके जो दरें थी वो बहुत कम थी। एक बार मैंने उनसे कहा, विभागाध्यक्ष से, उन्होंने कहा कि जी डीजी के कार्यालय से यही हैं, तो उतने में वो छप नहीं सकता था। तो मैं उनसे जाके मिला और उन्हें मैंने ये कहा कि ये समस्या है। तो मुश्किल से 15 मिनट लगी होंगी, तो उन्होंने उसकी टेंडर प्रणाली चालू कर दी जिसमें किसी के ऊपर आक्षेप भी नहीं आए और फिर वो पत्रिकाएँ लगातार निकलती रही, नहीं 2-2 3-3 साल वो बिना छपी पड़ी रहती थी। और दूसरे मैंने देखा कि वो स्वयं खेत में जाकर बालियों के ऊपर अपने आप टैग लगाया करते थे, वैरायटी का टैग लगाते थे। एक-एक छोटा-छोटा जो प्रयोगात्मक खेत होता था उसकी उनको गणना पता थी। कोई भी विभाग ऐसा नहीं था, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, चाहे पोमोलॉजी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वेजिटेबल साइंस हो अथवा एग्रोनॉमी हो, सबका उनको एक-एक चीज़ की जानकारी थी। तो खेत से लेकर प्रयोगशाला तक इतनी अंतरंग और इतनी एग्जॉस्टिव जानकारी रखने वाला व्यक्ति न केवल वैज्ञानिक थे, प्रशासक भी बहुत अच्छे थे और उनके मानवीयता के जो मूल्य थे वो भी बहुत ऊंचे थे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल सर। मेरे पास आया करते थे जी। और कई बार मुझे, जब मैं मंत्री था तो सर बोलते थे, तो मैं उन्हें कहता था ये नहीं है, मैं मंत्री हूँ, आप मेरे से बड़े हैं, आप मुझे सर मत कहिए, नाम लेकर बोलिए। तो हंसने लगते थे जी। और मुझे मेरा आलिंगन कर लेते थे। बहुत ही सरल ये स्वभाव के आपने व्यक्ति। सर बड़ा बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी है, और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में MS स्वामीनाथन साहब जैसा कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने हरित क्रांति ला करके एग्रीकल्चर
के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई और उसी की वजह से आज हम अनाज के मोर्चे पर, एटलीस्ट गेहूं चावल के मोर्चे पर निश्चिंत हैं, आत्मनिर्भर हैं और न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि दुनिया के कई देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुक्रिया सोमपाल शास्त्री जी आपका हमारे साथ इस खास मौके पर जुड़ने के लिए।